ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के बारे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं एचटीएमएल में। बहुत सारे फंट हम लोग यूज़ करेंगे। फंट स्टाइल क्या होता है, फंट इफेक्ट क्या होता है। बहुत से लोगों को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी में जाती है, सोचते हैं, ऐसा है नहीं। रियल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं तो हमको इनको कैटेगरीज करना पड़ता है। फेस अलग होता है, साइज़ अलग होता है, कलर अलग होते हैं। तो आप सारी चीज़ों को जब भी आप थोड़ा सा टेक्स्ट को एडिट करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे कह देते हैं कि मैं इस फंड को स्टाइल दे रहा हूँ। ओके, जबकि स्टाइल का मतलब सिर्फ ये होता है, और आप उसमें छेड़खानी कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों के साथ, आप इन सब चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं, बट आप नाम देते हैं ये। तो ऐसे केसेस में आप जब इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बिगिनर्स के लिए। उनको पता नहीं होता ये डिफरेंसेस क्या है, उसके बारे में आज देखेंगे। साथ ही साथ आज बहुत सारे इमेजेस फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि हमें अपने वेब पेज में किस तरीके के इमेजेस को ऐड करना है, कॉपीराइट कहीं से ना आ जाए। ओके, शो करने के लिए कैसा इमेज दिखाया जाता है, डाउनलोड या अपलोड करना हो तो कैसे इमेज को यूज़ करते हैं। जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जो इमेज फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे वेब पेज में काम आएगा, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है और उनका साइज़ कैसा होता है, क्वालिटी क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो पहले चलते हैं फ्रंट क्या होता है। फ्रंट में हम लोग क्या देखेंगे, फेस, साइज और कलर देखेंगे। ओके, तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट वीएस कोड की तरफ। ये हमारा प्रोग्राम था। ओके, ठीक है। तो फंट साइज की अगर हम बात करें तो कोई भी एक नॉर्मल पेज जब आप लिखते हैं, नॉर्मल लाइन के दिस इज अ लाइन, इतना मैंने लिख दिया। इसको मैं सेव करता हूं और रन करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ लाइन। मैं इसे जूम कर रहा हूं थोड़ा। ओके, तो ये देखिए, ये जो है ये आपका नॉर्मल सा एक टेक्स्ट है। मैंने इसे किसी टैग के अंदर नहीं रखा है, सिंपल सा इसको बना के रखे। अभी अगर मैं चाहूं कि इसके फंट को मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट है ये तो आ रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट जो फंट है वो आ रहा है। इसके पीछे एक और आपको लॉजिक समझना होगा कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन से फंट हैं जो वेब पेज में काम आता है, या फिर एक वेब डेवलपर को कौन से फंट यूज करने चाहिए। ओके, आप जो मन करे वो फंट नहीं शो कर सकते, क्योंकि आपके लोकल सिस्टम में, आपकी मशीन में, या आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, या और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फंट वगैरह है, जैसे कि मैं आपको शो करूं, अगर मेरे सिस्टम में तो बाय डिफॉल्ट जो है वही होगा, शायद एक्स्ट्रा कुछ फंट होगा तो नजर आना चाहिए। देखते हैं अगर कुछ है फंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंट है अलग अलग तरीके के यहाँ पे शो होंगे लिस्ट में। तो आप इनमें से किसी भी फंट को चूज करके अपने ब्राउजर पे या अपने वेब पेज में शो नहीं करा सकते। एक लिमिटेशन रहता है, क्योंकि कुछ फंट ही ऐसे होते हैं जो सारे मशीन्स के लिए अवेलेबल होते हैं, सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और वेब पेज उसे रीड कर पाते हैं। आप जो आपको अच्छा लगा वो फंट आप चूज करके अपने वेबसाइट में शो नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड में नहीं आता, गाइडलाइंस पर नहीं आता, रूल्स में नहीं आता। ओके, तो ये कुछ फंट है। ओके, ये बहुत सारे फंट होते हैं, बाय डिफॉल्ट विंडोज ने दिया हुआ है इन सब चीजों को। तो कुछ ऐसे फंट है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसे सपोर्ट करेगा, उसे मैक ओएस सपोर्ट करेगा, उसे आप सोलारिस में यूज कीजिए, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कीजिए, वो शो करेगा। ओके, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसके बाद नोटपैड में जाते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट आपको फंड्स मिलते हैं। उन फंड्स को अगर आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको फंड की बातें चल रही हैं तो इसे चेंज करके दिखाता हूं कि ये फंड को आप किस तरीके से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करना हो तो मैंने आपको बताया था कि उसे एक टैग में लिखना है और उस टैग में उसका एट्रीब्यूट चेंज कर देना है। तो यहाँ पे फंड में लिखने के लिए मैं क्या किया, फंड का टैग लिया और मैंने बीच में ये सारी चीजों को लिख दिया। ओके, जो सेम था एग्जैक्टली, मैं इसे सेव किया, कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आएगा, सेम चीज है, अभी कोई भी चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि मैंने सिर्फ टैग का यूज किया है, बट उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट या कोई एलिमेंट मैंने चेंज नहीं किया है। तो इसमें मैंने आपको क्या पढ़ा है, अभी फंट के अंदर क्या क्या आ जाती है, फेस आता है, साइज आता है, कलर आता है। कलर आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, सॉलिड कलर दे सकते हैं या हेक्साडेसिमल का कोड दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, राइट। हैश से शुरू होकर के आप वो कोड वगैरह दे सकते हैं, जिससे और भी बारीकी से आप चीजों को लिख पाएंगे। अगर आपको कोई सॉलिड कलर देना हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सारी चीजें भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ साइज की अगर हम बात करें तो साइज आप इसे दे सकते हैं 7 तक। ओके, 7th लेवल का साइज होता है। ये बेसिक चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे एक वेब पेज डिजाइन की ओर, जिसमें सारी चीजों का यूज करेंगे। हम धीरे धीरे सारी चीजों को सीख रहे हैं। ओके, मैं आपको बूटस्ट्रैप की ओर लेके जाऊंगा जल्दी, 1-2 सेशन के बाद बूटस्ट्रैप को ले आऊंगा, ताकि आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को ज्यादा मैनुअली ज्यादा चीजों को डिजाइन ना करना पड़े।
सो बूटस्ट्रैप पे जब हम जाएंगे तो इन सब चीजों को भी हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। ओके, बिगिनिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये होना जरूरी है आपके पास ये नॉलेज। उसके बाद जब हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो आपको इन सब नॉलेज के साथ अगर बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो काफी ज्यादा मदद मिलेगी और आपको आसान भी लगेगा। ओके, ठीक है, तो हम फंड की बात करें, फंड के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, ये तीनों चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओके, फंड में आ गया मैं। फंड टैग के अंदर ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसे मैं चेंज करूंगा। जैसे कि फेस की अगर मैं बात करूं, फेस इक्वल टू अगर मैं दे देता हूं तो यहां पे एरियल दे देता हूं मैं। ओके, ये आपको पता होगा अगर आप लोग ऑफिस डॉक्यूमेंट वगैरह यूज करते हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल एंड ऑल दैट, तो उन सब चीजों में ये सारे बहुत आप यूज करते हैं। कैलिब्री वगैरह यूज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ये अलग अलग फंड होते हैं, उसे हम यहाँ पे फेस कहते हैं। ओके, फंड क्योंकि एक मेन टैग है, उसके अंदर उस कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो अलग अलग चीजों को हमने अलग से साइज करके रखा, अलग से कैटेगरीज करके रखा है। फेस का मतलब हो जाता है यहाँ फंड फैमिली। ओके, ये फंड फैमिली वाला टर्म भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फर्दर सेशन में समझ में आएगा। सॉरी, सो फेस में क्या हो रहा है, अरियल आ रहा है। अरियल लिखते ही देखिए यहां पे जो आपका फंड था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, राइट। ये देखिए, ये अरियल पहले जो था वो अलग था, अभी अलग सा फॉर्मेट आ रहा है। ओके, सारी चीजों को मैं डिफरेंस दिखाने के लिए आपको सेम लाइन एक दूसरे फंड में लिख करके देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमने जब इन चीजों को है नॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ये फंड देखिए, फंड पे सिर्फ लिखा, बट इसका जो फेस है ये मैं नॉर्मल रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, और एक यहाँ पे हम लोग br टैग यूज कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, राइट। अब देखिए आपको इसका जो है डिफरेंस पता आ जाएगा, ये होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, और ये नीचे वाला हो गया अरियल। ओके, तो ये अरियल वाला जो है फंड फेस हमने यूज किया, यानी कि फॉर्मेट हमने यूज किया है इस फंट स्टाइल का, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, इसके बहुत सारे लिस्ट हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको जो फंट अच्छा लगता है आप उसका पूरा लिस्ट देख सकते हैं, इंटरनेट में आ जाएगा, और अलग अलग फंट आप यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में, जैसे आप यूज करते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से। ओके, इसके जगह टाइम्स न्यू रोमन और ये सारी चीजें, कैलिब्री, सेरिफ, सैंस सेरिफ, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। उसके बाद चलते हैं एक और मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। ओके, एक और हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें हम चीजों को जो है थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा क्या था, अभी हमारे पास है साइज। तो साइज की बात मैं कर रहा था, साइज आपका 7th लेवल तक रहता है, 1 से लेकर के 7 तक आप जाएंगे, और वहां पे 3 जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, तो मैं साइज यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 3 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज, तो कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएगी, कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि साइज जो 3 है वो आपका बाय डिफॉल्ट साइज होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, तो सेव करते हैं, और सेव करते ही देखिए यहाँ पे सेम साइज आ गया, ये एक लाइन आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बाय डिफॉल्ट साइज था उसी बाय डिफॉल्ट साइज में ये आ गया। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ ये 3 को, और 3 को मैं यहाँ पे 5 या 6, 7 कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने 6 कर दिया, तो देखिए अभी इसका साइज जो है बदल के जो है चेंज हो चुका होगा। कि ये देखिए इसका जो है साइज चेंज हो चुका है, ये लगभग उससे डबल हो चुका है। ये बाय डिफॉल्ट 3 में रहता है और ये आ गया 6 में। ओके, इसी चीज को अगर आप कॉपी पेस्ट करके अगर आप स्मॉल देखना चाहते हैं, स्मॉल साइज में, तो आप इसे, कि मैं कॉपी किया और मैं जाकर के इसे करता हूं पेस्ट। ओके, और ये 6 वाले साइज को मैं यहां से चेंज कर दूंगा, और यहां से 1 या 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, काफी छोटा दिखेगा ये साइज में, राइट। तो ये हो गया 1 वाले साइज, और मैंने यहाँ पे br टैग यूज नहीं किया, तो वो कंटिन्यूअस वे में दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे हम एक br टैग दे देते हैं। ओके, ये हो गया इस तरीके से। हम देखें ये हो गया हमारा 1 वाला साइज है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट 3 वाला साइज है, और ये हमने बढ़ा करके 6 वाले साइज में रखा है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या है, चीजें क्या है, कलर है। कलर तो आप दे ही सकते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया था। साथ ही साथ फंड के लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं, फंड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे कलर भी दे देता हूं। ओके, ये br टैग जो है कहाँ यूज होना चाहिए, ये br टैग हमारे ऊपर वाले लाइन में यूज होना चाहिए, यहाँ पे, राइट। ठीक है, ओके, इसके बाद इसे हम नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर जो साइज है इसे मैं साइज को हटा रहा हूँ, राइट। ये साइज हटा रहा हूँ, फंड फेस हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कलर पे ध्यान दूंगा, या फिर ये 6 है तो ठीक है 6 रहने देते हैं, या 5 कर देते हैं, या 4 कर देते हैं, 4 कर देता हूं मैं। और साथ ही साथ मुझे ऐड क्या करना है, कलर ऐड करना है, राइट। तो मैं कलर ऐड किया, और कलर यहाँ पे मैं सपोज दे देता हूँ ब्लू, राइट। मैं यहाँ पे ब्लू कलर देता हूं, और सेव करके मैं यहाँ पे जाकर के रिजल्ट देखता हूँ, ये आ गया ब्लू लाइन में। इसके जगह आप कुछ भी दे सकते हो, शियान कलर दे सकते हो, ग्रे दे सकते हो, रेड दे सकते हो, तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक चीज है, बट आपको डिफरेंस बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फंड का। उसके बाद आते हैं फंड स्टाइल में। फंड स्टाइल में क्या होता है, बोल्ड है, इटैलिक है।
ओके ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये देखिए जितने भी आपको चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी ये बस समझा रहा हूं अभी फिलहाल, लेकिन ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा अभी 5-10 मिनट में, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं। ओके क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा चीज है बट इसी से पकड़ा जाता है। जो सामने वाला बता रहा है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस है मुझे ये आता है वो आता है, वो कितना एक्चुअल में इन डेप्थ उसका नॉलेज कितना, ये यहाँ से बेसिक चीजों से पता चल जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इंटरव्यू में आपको डीप नॉलेज नहीं पूछा जाएगा। स्टार्टिंग में आपको पहले बेसिक्स पूछा जाएगा, आपके बेसिक्स में पकड़ अच्छे हैं, आपका फंडामेंटल क्लियर है तो ही आप जाएंगे हायर लेवल में, या फिर जो फर्दर राउंड्स है या जो भी है वहां पे आपको प्रमोट किया जाएगा। आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके रेडी रखें, आपकी बायोडेटा में आपने मेंशन किया है कि आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको पता ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। राइट सो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा था मैं कि बोल्ड और इटैलिक वगैरह कैसे यूज करना है। ये बहुत सिंपल सा टैग है बट इसके पीछे का लॉजिक जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसे समझते थे। यानी सिर्फ बी टैग के अंदर लिख दिए तो बोल्ड हो गया, आई के अंदर लिख दिए तो इटैलिक हो गया, तो ये शो करने में ठीक है बट इसके पीछे का लॉजिक आपको जानना पड़ेगा एज अ प्रोग्रामर। अगर आप सिर्फ एज अ व्यूअर देख रहे हैं, आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह देख रहे हैं जो इंटरनेट के बारे नहीं जानता, जो प्रोग्रामिंग के बारे नहीं जानता, जो वेब डेवलपमेंट के बारे नहीं जानता, तो उसके लिए सारी चीजें बराबर है। बट एक्चुअल में जो एक प्रोग्रामर है उसे पता होना चाहिए कि बोल्ड और जो स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर फर्क क्या है, इटैलिक एम्फासिस में क्या फर्क होता है, स्ट्राइक आउट और डेल में क्या फर्क होता है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने अभी कहा ये मैं आगे जाकर के अभी डिस्कस करूंगा 5-10 मिनट में। ओके ठीक है, बोल्ड और इटैलिक की हम बात कर रहे थे तो हम ये बोल्ड और इटैलिक यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फंड फैमिली जो हो गया, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो मैं इसे क्या करता हूं, मैं फिलहाल के लिए इसे हटा देता हूं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे टैग्स ऐड हो गए। तो मैं सिंपल सा एक लाइन लिख देता हूं कि दिस इज अ लाइन, राइट, इतना लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा जो मैंने लिखा है वही आ जाएगा, सारी चीजें हट गई। राइट, अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है क्या है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए क्या किया जाता है सर, बोल्ड करने के लिए आपको ये जो मैंने लाइन लिखा है इसे क्या करना पड़ेगा, बी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ओके, और इसे सेव कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड होकर के आ गया। देखिए ओके, डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक नॉर्मल रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे जाकर के हम कर देते हैं इसे पेस्ट, और इसे हम बोल्ड से हटा देंगे और बोल्ड टैग के अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ नॉर्मल में रखेंगे ताकि डिफरेंस आपको पता चल जाए। राइट, और यहाँ पे हमें एक बीआर टैग देना चाहिए ताकि न्यू लाइन में आए। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, ओके, ये हो गया आपका पहले वाला नॉर्मल आ गया और सेकंड वाला जो है आपका बोल्ड में आ गया। एक और टैग होता है दोस्तों जो कि यूज किया जाता है हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, या फिर उसे जो है आपको स्ट्रॉन्ग वे में दिखाने के लिए। ओके ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के अंदर भी अगर मैं लिखता हूं यही चीजों को, ओके क्या लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर, दिस इज अ लाइन, तो दोनों में क्या फर्क होता है देखते हैं। ओके, और अगर दोनों सेम है तो फिर दोनों को अलग अलग तरीके से यूज करने का क्या नौबत आन पड़ा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहां पे मैं बीआर टैग भी यूज कर रहा हूं। ओके ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ये हो गया हमारा बी वाला जो बी टैग हमने यूज किया बोल्ड करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक और टैग यूज किया स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, स्ट्रॉन्ग, ये दिख रहा होगा आपको। तो अगर दोनों का ही काम जो है थिकनेस बढ़ाना है, या यूं कहिए कि बोल्ड मोड में दिखाना है, जो गाढ़ा सा एक कलर आ रहा है वो दिखाना है, तो फिर बी टैग क्यों यूज किया जाता है और स्ट्रॉन्ग क्यों यूज किया जाता है। अगर दोनों का पर्पस सेम है तो दो अलग अलग टैग्स क्यों, ये जो सवाल होता है ये आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में, खास करके बेसिक लेवल में। आप अगर एक्सपीरियंस लेवल में है तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट जो बिगनर्स होते हैं उनको ये सवाल किया जाता है कि इनका क्या जरूरत है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग मोड्स होते हैं, एक होता है हमारा डिजाइनिंग मोड और दूसरा होता है हमारा रिव्यू मोड। ओके, जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं या वेब पेज लिखते हैं या कुछ ऐसा वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं जैसे हमें क्लाइंट को देना है या कुछ भी करना है, तो हमारा जो टीम होता है वो दो हिस्से में हमेशा डिवाइड होता है। अगर आप इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो इसके बारे में आपको हो सकता है नॉलेज ना हो, बट जल्द से आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इन सब चीजों को डिटेल्स में बताया जाएगा कि ये
जो है टेस्टिंग का टीम है, ये डेवलपमेंट का है और ये डिप्लॉयमेंट का है। तो ये अलग अलग टीम्स होता है, इनके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एक टीम ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, दूसरी टीम ये होते हैं कि वो किस तरीके से बना है, उसका क्वालिटी कितना अच्छा है ये चेक करते हैं। ओके, तो एक होता है डिजाइन वाला टीम जो कि चीज़ों को बना रहा है, और दूसरा होता है रिव्यू टीम जो चीज़ों को परख रहा है कि वो कितना अच्छा बना है। ओके, तो आप जब बोल्ड यूज करते हैं तो ये डिजाइनिंग मोड में आप यूज करेंगे। आप अगर रिव्यू सिस्टम में काम करें तो आप स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। इसका कैसा इंप्लीमेंटेशन है, आपको मैं बताने के लिए एक काम करता हूं, एमएस वर्ड पे जाता हूं। एमएस वर्ड आप लोग काफी फैमिलियर होंगे, तो ऑफिस, एक मिनट, आई थिंक मेरे मशीन में इंस्टॉल है। हाँ है, काफी पुराना वर्जन है 2007, बट काम चल जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया 100% पे। और हम यहाँ पे सपोज लिखते हैं वही लाइन जो मैंने वहां पे लिखा हूं कि दिस इज अ लाइन। ओके, और इसका थोड़ा सा फंट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखता हूं कि आई एम इन डिजाइन मोड। ओके, DESIGN, डिजाइन मोड, ठीक है। इतना होने के बाद आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों जिसे कहते हैं रिव्यू। रिव्यू पे अगर मैं जाता हूं तो आप, ये तो 2 लाइन है, तो आपको अगर चेंजेस कुछ किए गए हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ। 100 पेजेस के कंटेंट हो सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी, और उसमें अगर कोई चेंजेस किया गया हो तो आप कैसे ट्रैक करेंगे? क्योंकि मान लीजिए मैं इसे बोल्ड करके लिखा था, या मान लीजिए मैं इसे जो है जो अंडरलाइन किया था, या इसे स्ट्राइक आउट किया था, तो इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से अपना प्रोग्राम लिखा था या जिस तरीके से मैंने अपना कंटेंट लिखा था ठीक वैसा ही कंटेंट मुझे शो हो, या फिर उसमें अगर कोई चेंजेस की गई हो तो वो हाईलाइट होकर के मुझे पता चले। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे जाना पड़ता है रिव्यू में, और रिव्यू में यहाँ जाने के बाद ट्रैक चेंजेस, हाँ ये है ट्रैक चेंजेस नाम का। यहाँ पे आप ट्रैक चेंज पे अगर क्लिक करते हैं तो अभी ये जो मोड आ गया ये डिजाइनिंग मोड पे ना होकर के ये रिव्यू मोड पे है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूं तो ये देखिए रेड कलर में आ रहा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी पे। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो है डिजाइन इसे मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैं बैकस्पेस अगर देता हूं तो देखिए ये काम नहीं करेगा, राइट। इसे अगर मैं डिलीट करता हूं तो क्या होगा, देखिए ये हो गया स्ट्राइक आउट हो गया, मतलब ये एक लाइन आ गया उसके बीच में, इसमें कोई भी चेंजेस से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सेप्ट करता है तो वो रिकॉर्ड मेंटेन होकर के रहेगा कि ये आपने चेंज किया है। इसे ही कहते हैं रिव्यू मोड। एग्जैक्टली उसी तरीके से, आई डोंट नो ये फैसिलिटी आपको या जो फीचर्स है ये एमएस वर्ड का पता था या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि एमएस वर्ड एक्सेल जो है किसी को पूछा जाएगा, नॉर्मली जो लोग होते हैं थोड़ा बहुत जिनको कंप्यूटर का नॉलेज होता है उसको पूछा जाए कि आपको एमएस वर्ड सीखने में या एमएस एक्सेल सीखने में कितना समय लगेगा, तो वो जनरली कहते हैं कि बस हाँ 3-4 दिन में हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 डेज लगेगा। उसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, आप थोड़ा बहुत फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर एक्सेल सीख रहे हैं और वर्ड सीख रहे हैं तो अलाइनमेंट वगैरह, पेज लेआउट एंड ये जो टूल्स वगैरह है बहुत सारे यहाँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बट एक्चुअल में आपको ये बात जान करके हैरानी हो सकती है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, ओके, एमएस एक्सेल जैसे सब्जेक्ट को सीखने के लिए उनको 4 साल का कोर्स रहता है। 4 years कोर्स फॉर एमएस एक्सेल ओनली। ओके, वो डीबीएस के साथ सीखते हैं, डेटाबेस के साथ सीखते हैं, बट आप ये अंदाजा लगाइए कि एमएस एक्सेल को आप कुछ जानते ही नहीं है, 1% जानते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो सिर्फ 1% जानते हैं एमएस वर्ड या एक्सेल। इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है, यूं ही थोड़ी ना इनको परचेज किया जाता है, इनका अलग से एक प्राइस होता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो किसी पायरेटेड वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई कॉपी वर्जन होता है, या कहीं से प्रोडक्ट की वगैरह मिल जाता है तो उसको एंटर करके काम चलाते हैं। बट एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो ऐसा नहीं होता है। वहां पे पूरी तरीके से ऑथेंटिक वे में जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा उसके लिए हमको पे भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमें रिटर्न में उतना ज्यादा फैसिलिटी भी देता है, बहुत सारे फीचर्स है जो हमें नहीं पता है। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जैसी चीजों को सीखने के लिए भी 4-4 साल का कोर्स रहता है, ओके, और उनका सैलरी भी बहुत ज्यादा होता है। सो हम टॉपिक पे आते हैं। ये बस मैं ये बता रहा था कि आपको ये जो चीजें आप चेंजेस यहाँ पे ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ये रिव्यू मोड है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं पासवर्ड वगैरह सेट कर सकता हूं, पता नहीं ये पुराना वर्जन है तो यहाँ पे दिया है या नहीं, बट ऐसे सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे आप चाहें तो इस
जो डॉक्यूमेंट को है इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, कोई इसे अगर चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ रीड कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो फैसिलिटीज हैं हमारे वेब डेवलपमेंट में भी होता है, ताकि आप जब चीजों को रिव्यू करो, देखो, तो आपको पता चले कि उसमें क्या चेंजेस हुई हैं। ओके, तो ये जो बी हो गया, जो बोल्ड के लिए जो यूज किया जा रहा है बी, ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है आपको डिजाइन मोड पे काम करने के लिए। लेकिन अगर आप रिव्यू सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वो आपको किस में आएगा? वो आपको आ जाएगा जो है स्ट्रॉन्ग मोड में। ओके, साथ ही साथ एक और चीज होता है, जैसे कि आप अमेजोन वगैरह में, फ्लिपकार्ट वगैरह में गए होंगे, किसी शॉपिंग साइट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे प्राइस होता है, राइट? प्राइस लिखा होता है। मान लीजिए कोई नाइकी का शू है और वो 4000 का शू था, अभी वो 3000 में मिल रहा है, कुछ ऐसा ऑफर वगैरह। तो 3000 जो है वो काफी बड़े लेटर्स में वहां पे दिखाया गया होगा। साइड में जो है स्ट्राइक आउट होकर के, मतलब उस पर एक लाइन लगा हुआ होगा बीच में, जिसे हम कट कहते हैं, वो कट लगा हुआ होगा कि 4000 इसका प्राइस था, अभी 3000 में मिल रहा है। ओके, तो ये सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में? इंग्लिश में अगर हम बात करें कि इंग्लिश में स्ट्राइक आउट का मतलब क्या होता है, ये जनरल इंग्लिश। और आप यूं मत समझिए कि आप बस कोडिंग करेंगे और आउटपुट निकाल के दे देंगे तो वही बस आपका काम है एज अ प्रोग्रामर। नहीं, आपको ग्रामर को भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जब आप वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका जो क्लाइंट है वो फॉरेन से बिलोंग करता है तो उनके लिए नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो गया। हमारे लिए ये एक फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, बट उनके लिए तो ये बहुत ही लोकल लैंग्वेज है, फैमिलियर है। तो आप वहां पे एक एम्परसेंट भी यूज करते हैं, वहां पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, एक अननेसेसरी कॉमा भी दे देते हैं, तो वो उसमें क्वेश्चन जरूर करेंगे कि आपने इसे यहाँ पे क्यों यूज किया है, इसका जरूरत क्या था, राइट? तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, अपना नॉलेज को भी गेन करना होता है। एनीवे, हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का जो हमारा मुद्दा ये है कि एक काम को करने के लिए दो अलग अलग टैग हैं। इसलिए अलग अलग टैग है क्योंकि एक टैग यूज होता है डिजाइन मोड पे, दूसरा टैग यूज होता है रिव्यू मोड पे। ओके, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ उसके बाद क्या आ गया? ये हो गया बोल्ड। इटैलिक, इटैलिक में भी हमें सेम दो चीजें नजर आएंगी। अगर मैं इसे इटैलिक मोड में देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इटैलिक के लिए मुझे आई टैग यूज किया जाता था। ओके, तो मैं आई लिख दिया, तो आई टैग के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा जैसे कि दिस इज अ लाइन। ओके, इसे मैं सेव कर देता हूं तो देखिए ये इटैलिक फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आ गया इटैलिक फॉर्मेट में। ओके, बी आर टैग हमने यूज नहीं किया तो ये नहीं आया है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, ये हो गया, बी आर टैग भी यूज हो गया, तो ये आ गया हमारे इटैलिक फॉर्मेट में। ओके, अब इटैलिक फॉर्मेट के लिए ही एक और टैग भी है, और इसका जवाब आपको अभी पता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसे हम अभी फिलहाल लिख रहे हैं डिजाइन मोड पे। अगर मैं इसे लिख देता हूं रिव्यू मोड पे तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एम्फासिस्ट। ओके, एम्फासिस्ट के अंदर अगर मैं लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज अ लाइन मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेम आउटपुट देगा, बट इसका इंटरनल सिस्टम जो काम कर रहा है उसे पता है कि ये लाइन लिखा गया है रिव्यू सिस्टम के लिए और ये लाइन लिखा गया है आपका डिजाइनिंग सिस्टम के लिए। ओके, अभी के लिए आपको रिव्यू और डिजाइन क्या है ज्यादा डिफरेंस पता नहीं होगा। सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो लोग डिजाइन करते हैं, जो लोग बनाते हैं चीजों को, वो डिजाइनिंग मोड पे होता है। जो लोग चेक करते हैं उनकी क्वालिटी को, वो रिव्यू में आता है। ओके, ठीक है, आगे जाकर के इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता रहूंगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट। अब आता है फॉन्ट इफेक्ट पे। फॉन्ट इफेक्ट पे क्या होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, अंडरलाइन वगैरह होना, इन सब चीजों को हम लोग फॉन्ट इफेक्ट पे बोलते हैं। तो फॉन्ट इफेक्ट भी पहला क्या आ जा रहा है? अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए आप यू यूज करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, उसे भी हम देखते हैं कैसे होता है। अंडरलाइन के आपको क्या करना है? यू टैग यूज करना है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि दिस इज अ लाइन। ओके, ये आ गया आपका अंडरलाइन, और यहां पे मैं एक बियर टैग दे देता हूं, ये आ गया आपका अंडरलाइन। ओके, ये आ गया अंडरलाइन। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट किए और ये इस तरीके से अंडरलाइन आ गया। इसमें जरूरी नहीं है कि आप चीजों को एक एक यूज करें, आप चाहें तो अंडरलाइन के साथ ही साथ इसे इटैली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ इटैली आई वाला टैग यूज करना है, और मैं इसे कट करके एंड ऑफ दी लाइन लिख देता हूं, तो ये इटैलिक प्लस अंडरलाइन हो जाएगा। राइट, ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक चीजें आप कर ही लेंगे इनको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्ट्राइक आउट में। स्ट्राइक आउट क्या होता है? इनके लिए फिर अलग अलग चीजें। स्ट्राइक आउट मतलब जैसे प्राइस वगैरह को दिखाने के लिए कि एक्चुअल प्राइस अभी ये है ऑफर में, पहले वाला प्राइस ये था तो प्राइस में छोटा सा कट लग गया होगा। राइट, तो उन सब चीजों को दिखाने के लिए आपको ये सब किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अंडरलाइन को दिखाने के लिए एक और चीज आप यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरलाइन को दिखाने के लिए आप और एक चीज और यूज कर सकते हैं, जिसे आप INS भी कहते हैं। ओके, जिसे आप क्या कहते हैं? INS जो है एक टैग है जो आप अंडरलाइन दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां देखिए सेम INS यूज हुआ है, तो आपको सेम यहां पे आउटपुट मिलेगा। ओके, सेम आउटपुट मिलेगा, BR टैग यूज नहीं किया गया है। सो यहां पे मैं जाकर के BR टैग दे देता हूं।
ओके। INS और आपका जो है अंडरलाइन दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। ओके, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अगेन उन दोनों का डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक डिजाइन और एक रिव्यू के लिए है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या जाते हैं, स्ट्राइक आउट पे जाते हैं। स्ट्राइक आउट पे क्या होता है, ये आ गया। स्ट्राइक आउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक वाले मोड पे लिखना पड़ेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज अ लाइन। ओके, जरूरी नहीं कि यही लिखा जाए, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे BR टैग दे देते हैं और मैं इसे किया सेव, और आउटपुट देखिए ये आ गया एक छोटा सा कट इस तरीके से। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, देखिए ये अंडरलाइन है, इस पे कंफ्यूजन मत होइए, ये एंड ऑफ द लाइन या फिर लाइन के बॉटम में रहता है और ये मिडिल में आता है। इसका मतलब हम लोग जनरली मानते हैं कि कुछ गलतियां हो जाए, पेपर पे लिख रहे हो तो काट देते हैं। ठीक उसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल वे में ये सब चीजें की गई हैं। ओके, इसके लिए और भी चीजें हैं। स्ट्राइक की जगह आप और भी अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे डेल एक होता है, डेल में भी अगर आप लिखेंगे तो सेम ही चीज आएगा, दिस इज लाइन। अगर मैं डेल में भी लिखता हूं तो आपका जो आउटपुट है सेम आएगा एज आपका स्ट्राइक। ओके, ठीक है, ये आ गया नीचे देखिए एक स्ट्राइक और ये आ गया एक और स्ट्राइक। ये पहले वाला जो है स्ट्राइक टैग का यूज किया गया और सेकंड वाले यानी कि लास्ट वाले में क्या यूज किया गया, हमने डेल यूज किया है। ओके, तो इन सब चीजों को आपको यूज करना है। और आता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इसका यूज क्या है सर? तो इसका यूज क्या होता है दोस्तों, बहुत से जगह पे आपको कुछ लेटर्स जो होते हैं अपर फॉर्मेट में लिखना होता है। मतलब अपर केस नहीं कह रहा हूं मैं, अपर फॉर्मेट में मार्जिन से थोड़ा ऊपर रहेगा, कुछ केसेस में नीचे रहेगा। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूं। जनरली इन सब चीजों को डिलीट कर देते हैं, जैसे कि सपोज 10th बर्थडे। ओके, 10th बर्थडे ऐसा आप कुछ लिखें तो ये आप ऐसे लिखेंगे नॉर्मली तो क्या आएगा, इस तरीके से 10th बर्थडे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 10th है, ये TH जो है ये अलग से आए, और ये कैसे देखिए, अगर आपको अलग से लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा स्पैन में, राइट। आपको पता है इसके बारे, तो यहां पे आप लिख देंगे स्पैन। स्पैन टैग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये TH को लिख रहे हैं। किसे लिख रहे हैं, TH को आप लिख रहे हैं। ओके, और या फिर आप इसे डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इसे आप डायरेक्टली फंट में भी लिख सकते हैं। ओके, आपको स्पैन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप फंट के अंदर भी लिख दीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंट यूज किया, फंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ TH, और ये फंट का जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फंट इफेक्ट है, और आपको क्या यूज किया गया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज किया गया, राइट। तो आप ये स्पैन पे लिखेंगे, स्पैन पे लिखने के बाद या फंट पे लिखने के बाद TH को यूज किए। साथ ही साथ एक और चीज मैं यहाँ आपको करा के दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और इसे हम डायरेक्टली आपको टैग में समझाते हैं। टैग में समझाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सुपरस्क्रिप्ट का जो टैग है वो खुद अपने आप में एक टैग है SUP, और इससे अगर आप TH लिख देंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट जो है 10th जो है TH वाला पार्ट जो है वो ऊपर में आ जाएगा, और ये जैसा है ऐसा टाइप का ही तो होगा। ये ऊपर वाला लाइन को आप भूल जाइए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये सुपरस्क्रिप्ट का SUP होता है, तो ये T1 और 0 जो है नॉर्मल आएगा, बर्थडे भी 0 आएगा, साथ ही साथ TH जो है वो अपर में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए TH इस तरीके से ऊपर आता है, ये हो गया आपका सुपर में। सब में अगर आपको करना है तो क्या करना है, जैसे कि कोई केमिकल फॉर्मूला वगैरह हमें लिखना होता है, कभी कभी H2O नॉर्मल लिखना होता है, H2O, राइट। तो H2O हमको लिखेंगे, तो ये तो फिलहाल ऐसे नॉर्मल अभी आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। ओके, लाइन ब्रेक के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे डिटेल्स से पढ़ा था। ये H2 ऐसे आ रहा है, जबकि हमें जब केमिस्ट्री वगैरह पे काम होता है तो क्या होता है, 2 यहाँ का नीचे आना चाहिए, राइट। हाइड्रोजन का 2 है एंड ऑक्सीजन का 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया H2O, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। सबस्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर मुझे लिखना है 2, और यहाँ पे क्या है, H जैसे नॉर्मल था वैसे ही रहेगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, H और O नॉर्मल में रहेंगे, तो ये हो गया H2O। ये आपका क्या था, फंट का पूरा डिटेल्स यहाँ से। ओके, इतना आपने क्या किया, आपने देखा फेस कैसे चेंज कर सकते हैं। फेस में अलग अलग फंट आप यूज कर सकते हैं, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल। ओके, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंट हैं। आप साइज वगैरह 1 से लेकर के 7 तक चेंज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, और इनके लिए आपको बी भी यूज करना है, स्ट्रॉन्ग भी यूज करना है। स्ट्रॉन्ग आप रिव्यू में करेंगे, जबकि बी आप डिजाइन में करेंगे। इटैलिक के लिए आप आई यूज करेंगे डिजाइन में, जबकि रिव्यू के लिए आपको एम्फासाइज में जाना होगा। अंडरलाइन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक हो गया आप यू यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा आ गया स्ट्राइक आउट, तीसरा में आपका सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं इमेज में। इमेज कैसे यूज करना है, ओके, क्योंकि इमेज का देखिए ऐसा है कि आप जो भी इंटरनेट पे देख रहे हैं, ज्यादातर चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मैं MS धोनी सर्च करता हूं, MS धोनी सर्च करते ही बहुत सारी इमेज आएंगे, राइट, बहुत सारी इमेज आएंगे इमेज टैग में।
ये आगे बहुत सारे इमेज। तो क्या मैं इनमें से कोई भी पिक्चर को उठा के अपने वेबसाइट पे यूज कर सकता हूं? इसका जवाब क्या होना चाहिए, राइट? देखिए, हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है, प्राइस होता है, ओके। और जहां बात प्राइस की आती है वहां पे उसका क्रेडिट भी आ जाता है। आप इनमें से जितना भी ये जो फोटोज वगैरह देख रहे हैं, ज्यादातर फोटोज इसमें ये जो है ये कॉपीराइट वाले हैं। मतलब कोई एक ओनर है जो जिससे ये सब जो है कंटेंट बिलोंग करते हैं। इट मींस मान ली ये जो जिस लैपटॉप पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये लैपटॉप कभी भी कोई भी मेरे इजाजत के बिना ले नहीं सकता, क्योंकि इसका मालिक मैं हूं, राइट? इसका कॉपीराइट मेरे पास है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो पिक्चर्स भी आपको नजर आते हैं, इनको भी आप रैंडमली ऐसे यूज नहीं कर सकते अपने अपने इच्छा के अनुसार से। आपको इन्हें यूज करना पड़ेगा प्रॉपर क्रेडिट दे करके या प्रॉपर परमिशन लेकर के। तो एक जनरल सा एक तरीका होता है, आप यहाँ टूल पे जाएंगे, टूल पे जाने के बाद आपको यूजर्स में जाएंगे, ओके। यूजर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है क्रिएटिव कॉमन्स का और दूसरा होता है कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस का, सॉरी। तो क्रिएटिव कॉमन में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या होगा, क्रिएटिव कॉमन में आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसे आप बिना किसी क्रेडिट के यूज कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्री है, ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह थोड़ा कम आता है, यहाँ पे आपको उतने हाई क्वालिटी के नजर नहीं आएंगे। बट हैं बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाकर के जहां से आप यूज करके अच्छे अच्छे कंटेंट ले सकते हैं, HD क्वालिटी में पिक्चर्स आ सकता है, ओके। वो सब बात की बात है। अभी आपको इतना जानना चाहिए कि आप ब्लाइंडली किसी चीजों को अपने वेबसाइट में शो नहीं कर सकते, ओके। यूट्यूब पे मान लीजिए मैं अगर कोई ऐसी चीज दिखा रहा हूं जो कि मेरे पास उसका राइट्स नहीं है, तो यूट्यूब उस वीडियो को या उस कंटेंट को पूरी तरीके से मार्क करके बोल देगा कि ये आपका नहीं है, आप इसे रिमूव कीजिए या आपको कॉपीराइट का इशू आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। आपको इन सब चीजों को जो है ध्यान देना पड़ेगा। आप कभी भी ब्लाइंडली किसी चीज को यूज नहीं कर सकते, आपका वेबसाइट बैन हो सकता है, ओके। ठीक है, तो जो इमेज होते हैं उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, इमेज के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट अगर मैं बात करूं जो कि HD क्वालिटी में होता है वो होता है APNG। क्या होता है? APNG। APNG का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है एनिमेटेड, ये होता है एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ओके। ये क्या होता है? एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये जो होता है काफी लार्ज होता है साइज में, HD क्वालिटी की पिक्चर आएगी इसमें, और इसे आप जनरली कह सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होता है, क्योंकि रेजोल्यूशन वर्ड आपको ज्यादातर यूज करना पड़ेगा, पिक्सल वर्ड यूज करना पड़ेगा, आगे जाकर के हम देखेंगे इनके बारे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं PNG की। PNG क्या होता है? आप यहां से एनिमेशन निकाल दीजिए तो बाकी सारी चीजें इसमें सेम हो जाएगी, ओके। क्या होता है ये? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ओके। ठीक है, उसके बाद एक और कॉमन सा यूज होता है ना, एक और कॉमन हम लोग यूज करते हैं जो होता है JPG या JPEG आप लोग कहते हैं, राइट? वो क्या होता है? सो इसे कहते हैं जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स, जॉइंट पिक्चर ग्राफिक, ओके। जॉइंट पिक्चर ग्रुप ग्राफिक्स, आप इसे इसका जो फुल फॉर्म होता है, हाँ एक चीज और, इसका जो फुल फॉर्म होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि JPEG है तो ये जॉइंट पिक्चर ऑफ जॉइंट ग्रुप ऑफ पिक्चर्स ग्राफिक, इसे भी बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। बट एक्चुअल में एक छोटा सा ट्रिकी सा ये बात है कि JPEG आप लिखें, या एक मिनट इसका फुल फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं। JPEG का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑफनली जो यूज किया जाता है वो अलग होता है, और एक्चुअल में इसका जो अलग तरीके से एक टर्म है वो यूज होता है। पहले हम क्या कहते हैं? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ओके। ये एक टर्म हो रहा है, बट इससे डेवलपर्स ने अपने तरीके से चेंज करके बहुत अलग अलग चीजों को जो है कंबाइन कर दिया। और ये एक्चुअल मीनिंग जो था इसका, ओके, जब ये डेवलप किया गया था, अभी अभी आपके GIF वगैरह आए हैं और WebP आया है, तो ये
इससे पहले बहुत ही लंबे समय से ये एग्जिस्ट करता है और ये बहुत ही कंप्रेस्ड रहता है। ओके, कंप्रेस्ड मतलब क्या होगा, इनका साइज को आप कंप्रेस करके ऑलरेडी जो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा वो पिक्चर कंप्रेस होकर के रहता है, उसे और ज्यादा कंप्रेस करना या जिप फॉर्मेट वगैरह पे लोग रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका डीएसएलआर वगैरह है, तो वहां पे बहुत सारे फोटोज आप एक जगह पे 16-17 जीबी का फोटो है, आप चाहते हैं कि उसे थोड़ा कंप्रेस किया जाए, तो अगर वो जेपीजी फॉर्मेट में 16 जीबी का है तो उसे कंप्रेस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 100-200 MB ही उसमें कंप्रेस होगा। ओके, 1% और 2% ही कंप्रेस होगा, वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहता है। हाँ, मगर वो एपीएनजी में है या पीएनजी फॉर्मेट में है तो उससे आप कंप्रेस करेंगे तो काफी ज्यादा हद तक वो कंप्रेस हो सकता है। ओके, तो इसके आप जो इसका फुल फॉर्म वगैरह वो देख लीजिए, क्योंकि ये एक डिबेट है एक तरीके से। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है, ये इसका ओरिजिन था, बट ये चेंज होकर के अभी कुछ और भी हो चुका है, खास करके डेवलपर्स के लिए जो खुद ही चीजों को इन्वेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, आप लोगों को पता होगा अगर तो वो कमेंट कीजिएगा, वो आपका छोटा सा एक टास्क है कि अभी इसका नाम क्या बदल चुका है। एनीवे, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। सो ये हो गया जेपीईजी का, जेपीईजी में लिख देता हूं यहाँ पे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, जॉइंट पिक्चर हो गया, यहाँ पे पिक्चर को फोटोग्राफिक लिख सकते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो अभी हो गया है वो मैं लिख दिया था। सो ठीक है। ओके, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, एसवीजी है, स्केलर वेक्टर ग्रुप है। ओके, ग्राफिक्स आप यूं कहिए कि नेटवर्क ग्रुप ग्राफिक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है ये ग्रुप ग्राफिक्स। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और पीएनजी फॉर्मेट गया, जीआईएफ आप लोगों को अभी पता होगा, राइट। जीआईएफ का क्या होता है, वहां पे ओनली 256 कलर्स आएंगे। जीआईएफ जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड करते हैं तो एग्जैक्टली उसका पता भी होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को कि जीआईएफ है क्या। जीआईएफ एक लो क्वालिटी पिक्चर होता है जिसमें आप 256 कलर्स दे सकते हैं, बट उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जीआईएफ मूव होता है ना, तो वो एनिमेशन वगैरह उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जीआईएफ को हम लोग यूज करेंगे आगे जाकर के जब हमें लोगोस वगैरह दिखाना हो, बुलेट वगैरह यूज करना हो, राइट। या फिर कुछ छोटे छोटे वेबसाइट पे आप जाकर के देखें तो कुछ अपडेट आया हो तो वहां पे अपडेट ब्लिंक होते रहता है, या न्यूज वगैरह आते हैं, न्यूज फीड होता है, तो वो सारी चीजें छोटी छोटी जो एनिमेशंस होती हैं हल्का सा, उसके लिए हम लोग उस सब चीजों को यूज करेंगे। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में थ्योरेटिकल में आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। और इसके बाद एसवीजी आएगा। एसवीजी जो कि स्केलर वेक्टर ग्रुप होता है, उसमें चीजों को आप हाई रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हो, एक्सएमएल फॉर्मेट में आपका सेव होगा। तो एक्सएमएल और बीट मैप या पिक्सल का जो होता है, बीट एक होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़ाते जाने से तो आते ही जाएगा, बट जिसका यूज ज्यादा होगा वो सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा। एसवीजी एक आप लिख सकते हैं, एसवीजी आपका यूज होने वाला है। ओके, एसवीजी। ओके, एसवीजी, एसवीजी में क्या होगा आपका स्केलर ग्रुप, स्केलर SCALAR, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर ग्राफिक। तो इससे क्या होता है, आप इसमें जितना ही ज्यादा जूम करते हैं अपने फोटो वगैरह को तो वो उतना ज्यादा क्वालिटी उसका बढ़ता है, रिड्यूस नहीं होता। बाकी इन सब फॉर्मेट में उसकी सुविधा नहीं है, एसवीजी वो सुविधा देता है। अभी वेब पी एक आया है, ओके, लेटेस्ट एक है, वो भी मैं चलो आपको बता देता हूं। एक होता है वेब पी। वेब पी का मतलब क्या होता है, वेब पी का मतलब होता है वेब पेज पिक्चर। ओके, इसमें क्या होता है वेब पेज पिक्चर में, जनरली आप यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर्स है इसे आप जैसे कि यहाँ राइट क्लिक करके सेव एज पिक्चर ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। ओके, हाँ, सेव इमेज एज ये जो दिया है ये क्योंकि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा। लेकिन जब आप यूज करते हैं ये वाला फॉर्मेट, ये जो वेबपी वाला फॉर्मेट, तो आप इसे अलग से अपने तरीके से सेव नहीं कर सकते। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ताकि आप इन वेब पेजेस, इन जो फोटोज है इन्हें एम्बेड कर सकते हैं। ओके, मतलब एम्बेड का आपको टर्म आगे जाकर के समझ में आएगा। अभी के लिए समझिए कि आप इसे जोड़ सकते हैं अपने वेबसाइट के साथ और कोई भी इसे अलग से डाउनलोड नहीं कर पाएगा। अगर डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो आपका पूरा का पूरा जो वेब पेज होगा वो एक इमेज के तौर पे डाउनलोड होगा, ना कि सिर्फ वो इमेज। ओके, अगर आपको उसे अलग से सेव करना हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह या थर्ड पार्टी ऐसा कुछ यूज करके कर सकते हैं। तो ये सब हो गए आपके पिक्चर्स के फॉर्मेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कुछ एक ऐसा वेब पेज बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर इन सारी चीजों का आपको यूज अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूं और फ्लिपकार्ट पे जाकर के कोई एक ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग चूज करेंगे जिसका हम लोग पेज बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक ये कैमरा दिखा रहा है। ओके,
ठीक है, तो ये कैमरा एक तरफ आ गया और इसके साथ ही साथ अभी तक हमने जो पढ़ा उन सारी चीजों को यूज करेंगे तो इसका हम लोग वेब पेज बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेफ्ट साइड में ऐसा ये फोटो आना चाहिए, ओके, उसके बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होंगे, आगे पीछे ये सारे लेफ्ट राइट चीजें, और यहाँ पे ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, टेक्स्ट अलग से आएगा, डिवीजन में रहेगा, ओके। और ये, हाँ, ये सब मैंने आपको नहीं बताया ना, ये जैसे टैग वगैरह यूज किया गया है और ये आइकॉन्स वगैरह, तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एनपीएम का मैं आपको बताऊंगा, बूटस्ट्रैप का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद आपकी बहुत सारी चीजों का काम जो है आसान हो जाएगा, और उसके बाद आपको अलग से इन सब चीजों को नहीं ये करना पड़ेगा, आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आराम से कर पाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में ऐसा एक वेब पेज डायरेक्ट डिजाइन करेंगे, थ्योरी पार्ट में ज्यादा नहीं जाएंगे, बोरिंग होता जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टली ऐसा एक इमेज होगा, राइट साइड में ऐसे टेक्स्ट होंगे, और ये कलर वगैरह ग्रीन व्रीन ये जो आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे इतना बड़ा वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, ये है वो है, कितना यूज होगा, कुछ भी नहीं है, वो 5 मिनट में बन जाएगा, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।